बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 6-1 की अक्सरियत के साथ आइन के आर्टिकल 62(1)(f की नए सिरे से तशरीह कर दी है। और माजी में जो 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि 62(1)(f के तहत जो नहली है वो दायमी होगी, ताहयात बंदा नहल होगा जिसको उसके तहत नाहल किया जाएगा, यानी वो कभी भी पार्लियामेंट का रुकन नहीं बन सकता, सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कोई अवामी ओहदा उसे तफवीज़ नहीं किया जा सकता। वो उन्होंने ओवर रूल कर दिया है 5 रुकनी बेंच का फैसला, यानी वो फैसला ख़त्म कर दिया है। या दूसरे लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि उठाकर उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। ना सिर्फ यही, बल्कि जो 62(1)(f है, जो मौजूदा हालत में जिस हालत में है वो, उस हालत में उसे नाकाबिले अमल एक तरह से डिक्लेयर कर दिया गया है। क्या इस फैसले के बाद नवाज शरीफ की ताहयात नहली तो खैर ख़त्म ही है ना, बाकी वो जो पनामा से अकामा निकाल के उन्हें सज़ा दी गई थी नाहली की, ताहयात नहली की, जिसके बाद ताहयात नहली बन गई थी 62(1)(f के तहत जो उन्हें सज़ा दी गई थी, क्या वो फैसला जो है वो भी ख़त्म हो गया है? इस पर भी बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ना 5 रुकनी बेंच वो हीरे कौन थे जिन्होंने 62(1)(f जो है उसके तहत ताहयात नहली का फैसला दिया था। वो 5 जज थे। और आपने सुना है, बड़ा चर्चा है इसका, समीउल्लाह बलोच केस रोजाना, यानी वो हेडलाइन में चल रहा है समीउल्लाह बलोच केस। वो जो प्रोसीडिंग हो रही थी 7 रुकनी बेंच के सामने, वहाँ समीउल्लाह बलोच केस का जिक्र हो रहा था बार बार। ये 19 अप्रैल 2018 को 5 रुकनी बेंच था। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब उसको हेड कर रहे थे, अजमत सईद साहब थे, उमर अता बंदयाल साहब थे उस बेंच में, एजाज अल एहसन साहब थे और सजाद अली शाह साहब थे। और ये उमर अता बंदयाल साहब ने ये फैसला लिखा था। और बहुत सारे लोग थे जिनकी नाहली का मामला था, 62(1)(f के तहत नाहल हो गए थे वो ट्रिब्यूनल से या हाई कोर्ट से, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया 62(1)(f की तशरीह करते हुए कि जनाब इससे मुराद ताहयात नहली होगी। इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ को 62(1)(f के तहत नहल किया जा चुका था पनामा में से अकामा निकाल के। और फिर जब ये जजमेंट आ गई तो फिर इस जजमेंट की रोशनी में मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी ताहयात नहल हो गए, और जहांगीर तरीन वो भी 62(1)(f के तहत नहल था और वो भी फिर ताहयात नहल हो गए। ज़ाहिर एक जजमेंट आ गई, उसकी रोशनी में 62(1)(f को पढ़ा जाना था। तो फिर और बहुत सारे लोग थे जो 62(1)(f के तहत जो नहल हो रहे थे, तो फिर हाई कोर्ट्स ने भी उनको नहल करार देना शुरू कर दिया और ट्रिब्यूनल जो हैं उन्होंने भी नहल करार देना शुरू कर दिया कि एक दफ़ा जो 61(f) के तहत नहल हो गया तो वो फिर ताहयात नहली चल पड़ी। और फिर चलते चलते अब वाला जो केस है जिसका ये फैसला हुआ है, ये भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया और इन्होंने फिर नए सिरे से तशरीह कर दी है। और वो साफ पता चल रहा था जिस वक्त ये 62(1)(f की तशरीह की है, ये जजों के अपने ज़मीर यार बाद में मलामत करते रहे हैं। साकिब निसार साहब ने, आसफ सईद खोसा साहब ने तो पनामा वाले केस में, और साकिब निसार ने इस केस में तसफ़ का इज़हार किया है मुख्तलिफ जगहों में बैठ के, और पैगाम भिजवाए हैं मियाँ नवाज शरीफ को कि जनाब ये हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। बहरहाल, और फिर बंदयाल साहब जिन्होंने ये फैसला लिखा था, उनके ज़मीर पे इतना बोझ था कि वो जो फैसल वाबला वाला केस था जिसमें उन्हें ताहयात नहल करार दे दिया था इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने अपनी अमेरिका की जो नेशनैलिटी है वो छुपाई हुई थी, तो वहाँ झूठ बोला हुआ था, गलत बयानी पे उनको ताहयात नहल करार दे दिया था। फिर वो उन्होंने रिव्यू किया था सुप्रीम कोर्ट से, और उमर अता बंदयाल वाला जो बेंच था उन्होंने उनकी ताहयात नहली जो है एक दफ़ा की नहली में बदल दी थी। उस वक्त उन्हें जो फैसला है 5 रुकनी बेंच 62(1)(f वाला वो याद नहीं आया। उस वक्त उन्होंने कहा बंदयाल साहब ने कि यार ताहयात नहली जो है ये तो ड्रैकोनियन लॉ है। बहरहाल अब इसका 7 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। 5 जनवरी को इस केस की समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज किया गया था और आज ये फैसला सुनाया गया है 6-1 के तनासब से। यहिया अफरीदी साहब ने इत्तेफाक नहीं किया अक्सरियती फैसले के साथ। उन्होंने कहा जनाब 62(1)(f के तहत ताहयात नहली नहीं होती। वो उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई अदालत डिक्लेरेशन देती है
کہ یہ بندہ صادق اور امین نہیں ہے، جب تک وہ ڈیکلریشن موجود ہے تب تک وہ بندہ نااہل رہے گا۔ وہ کہتے ہیں تاحیات نااہلیت سے مراد نہیں ہے۔ بہرحال جو 5 رکنی بینچ ہے اس نے بھی کچھ اسی طرح کا فیصلہ دیا ہوا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ڈکلیریشن تھا میاں نواز شریف والا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، اقامہ میں جو پاناما میں سے جب اقامہ نکالا تھا تو وہ تو سپریم کورٹ نے دیا تھا، تو وہ ڈکلیریشن کون ختم کرتا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اور پھر جو باقی جو ارکان ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور پھر امین الدین خان صاحب ہیں، جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، محمد علی مدر صاحب ہیں، اور مسرت حلالی صاحب ہیں۔ انہوں نے 6 ججوں نے یہ اتفاق کیا ہے۔ بہرحال 7 رکنی بینچ کا جو فیصلہ جو ہے یہ مانا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن بینچ بنا تھا اس دن میں نے اس پہ ویلا کیا تھا، اور اس کے بعد بھی جو میں نے ویلا کیے ہیں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب جو الیکشنز ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی ہے 232 میں جو سب سیکشن 2 ہے وہ ڈالا گیا ہے کہ جناب اس سے مراد 5 سال نااہلی ہے، اس قانون کو چھیڑے بغیر نئے سرے سے تشریح کی جائے گی، اور جو تاحیات نااہلی ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا، اور وہ میں نے کہا تھا 7 رکنی بینچ کی تشکیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظر ثانی کر سکتے ہیں اپنے پہلے والے فیصلے کو، کیونکہ قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بینچ سپریم کورٹ کا ایک بینچ فیصلہ دے دیتا ہے اور اس کے برعکس کوئی فیصلہ بینچ دیتا ہے تو وہ جو دوسرا بینچ ہے وہ پہلے بینچ سے بڑا ہونا چاہیے۔ جب یہ 7 رکنی بینچ بن گیا تو یہ سیدھی سی بات تھی کہ اس کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ وہ جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اسے اٹھا کے پھینک دے ردی کی ٹوکری میں، اور انہوں نے کیا ایسا۔ اور انہوں نے تو جو یہ 62(1)(f) کے تحت معاملات چلتے رہے ہیں ماضی میں، اس میں بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ جو پاناما والا کیس ہے اس میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ ابھی تو شارٹ ججمنٹ آئی ہے جو 7 نکات پر مشتمل ہے، ابھی اس کا تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے، اور تفصیلی فیصلے میں پھر وہ ریزننگ دیں گے کہ یہ فیصلہ کیوں دیا گیا ہے۔ اور عدالت کے سامنے جتنی بھی اپیلیں تھیں تاحیات نااہلی والی وہ تمام اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں، اور اس میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 فیصلے تھے جن کے خلاف لوگ گئے ہوئے تھے۔ ایک اپیل نمبر 982 تھی، اور ایک 880 تھی، اور ایک 2680۔ اور پھر اس سے ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ میں نے ذکر کیا ہے 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا وہ آیا تھا 19 اپریل 2018 کو۔ اس کے بعد جتنی بھی اس فیصلے کی روشنی میں، اس تشریح کی روشنی میں تاحیات نااہلیاں ہوئی تھیں، وہ خواہ ہائی کورٹس نے کی ہوں آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت جو ریٹ جوڈکشن میں، یا آروز نے کی ہوں، یا الیکشن ٹریبیونل نے کی ہوں، یا خود سپریم کورٹ نے کی ہوں آئین کے آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جو اوریجنل جوڈکشن میں براہ راست درخواستیں وہاں جاتی ہیں، وہ انہوں نے کی ہوں، وہ تمام فیصلے ختم ہو گئے۔ اب کوئی تاحیات نااہلی جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ اچھا 7 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بھی 7 نکاتی فیصلہ ہے، 7 نکات ہیں اس کے، اور جو نقطہ نمبر 5 ہے جس کا فیصلہ انہوں نے دیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس کی روشنی میں تو 62(1)(f) جو ہے یہ موجودہ حالت میں جس حالت میں ہے یہ قابل عمل ہی نہیں رہ جاتا۔ اور پھر باری باری ہم بات کر لیتے ہیں سارے جو نکات ہیں ان پہ تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ ایک تو انہوں نے جو پہلا نقطہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 642(1)(f) ہے یہ سیلف ایگزیکیوٹری نہیں ہے، یعنی یہ خود بخود ایگزیکیوٹ نہیں ہو جاتا، اس کے لیے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ وہ طریقہ کار یہ دیا گیا ہے اس میں کہ کورٹ آف لا جو ہے اگر وہ ڈکلیئر کر دیتی ہے، وہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ جناب فلاں بندہ جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہے، تو پھر اس کا اطلاق ہوگا۔ لیکن آگے جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ کورٹ آف لا سے مراد کیا ہے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ شیخ رشید والے کیس میں قاضی صاحب نے جو نکات اٹھائے تھے ان میں ایک نقطہ یہ بھی تھا، میں نے وہ نکات بیان کیے تھے آپ کے سامنے، اور یہی فیصلہ اب انہوں نے کیا ہے کہ کورٹ آف لا جو ہے اس کی وضاحت نہیں ہے، اور پھر وضاحت نہیں ہے تو وہ طریقہ کار نہیں ہے۔ جناب کورٹ آف لا ہے کیا، کیسے ڈکلیئر کرے گی کوئی عدالت کسی کو؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈیوریشن کا کوئی تعلق ذکر نہیں ہے کہ کتنی دیر کے لیے نااہل ہوگا۔
फिर वो जो कहते हैं कि जनाब ये भी वाज़ेह नहीं होता 62(1)(f से कि जो नाअहली के तकाज़े हैं वो आइन के आर्टिकल 10A से मुताबिकत रखते हैं या नहीं रखते। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि उसे साफ शफाफ ट्रायल का जो हक है उसका वो मिलता है या नहीं मिलता। और फिर वो कहते हैं कि जुरिडिक्शन का नहीं पता चल रहा कि किस अदालत की जुरिडिक्शन है, किस अदालत का ये इख्तियार है कि ये डिक्लेरेशन जारी करे, ये करार दे कि ये बंदा सच नहीं बोलता, झूठा है, ईमानदार नहीं है, सादक और अमीन नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि अगर ये सिविल कोर्ट का इख्तियार है तो फिर जो 62(1)(f है ये जो सिविल राइट्स हैं शख्स इंसानों के, शहरियों के, उससे बहुत दूर है। ये भी डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। फिर वो कहते हैं कि 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था समीउल्लाह बलोच केस में जो इंटरप्रिटेशन की थी, वो कहते हैं कि उससे जो बुनियादी हकूक हैं लोगों के, मसलन इलेक्शन लड़ने का हक, वोट देने का हक, वो मुतासर होते हैं, उनके मुनाफी है। और जो आर्टिकल 17 है उसके मुनाफी है। और आर्टिकल 17 ये है कि वो बंदा, कोई भी बंदा जो है पार्टी बना सकता है। लेकिन इन्होंने, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ केस में ये कह दिया जिन्हें पार्टी भी नहीं बना सकते, पार्टी के हेड नहीं रह सकते, तो वो भी, उसके भी उन्होंने कहा जनाब ये मुनाफी है जो फैसला आया है। और अब आते हैं जो 5 है, नुक्ता नंबर 5, जिसको मैं कहता हूँ बहुत अहम नुक्ता है। वो कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने पहले कहा कि ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, अपने तौर पे ये अमल नहीं हो सकता 62(1)(f पे, वो पहले नंबर पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। आगे जाकर वो कहते हैं कि जो 62(1)(f का इतलाक अंधाधुंध हो रहा है, अंधाधुंध उन्होंने कहा, अंधाधुंध मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि जो अंधाधुंध इसका इतलाक हो रहा है 62(1)(f का, वो कहते हैं कि ये उस वक्त तक इस पे अमल नहीं हो सकता जिस तरह ये कर रहे हैं, जब तक कोई कानून नहीं बन जाता। कानून क्या बनना है? कानून वही कि जनाब कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो कौन होगी, कौन सी अदालत होगी जिसने ये फैसला करना है कि ये बंदा सादक और अमीन नहीं है। वो कहते हैं जब तक ऐसा कानून पार्लियामेंट नहीं बना देती, ऐसा कानून नाफज नहीं हो जाता, उस वक्त तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। ये नाअहली वाली जो बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं उस वक्त ये सिमिलर फुटिंग होगी, जो 62(1)(f की सिमिलर फुटिंग होगी। किस तरह? जैसे डी, ई और जी है। आपको याद होगा, ये भी मैं कह चुका हूं कि 62(1)(f की इबारत वही है जो डी और ई की है। इन्होंने कहा जी, ई और डी की जो है हैसियत है, जिस तरह उसके तहत नाअहलियां होती हैं, इसी तरह 62(1)(f के तहत नाअहली हो सकती है। और उसके तहत जो जो ये आर्टिकल्स हैं, सब आर्टिकल, उनके तहत एक मरतबा के लिए, बल्कि बाज़ औक़ात चंद लम्हों के लिए, चंद घंटों के लिए नाअहली होती है। तो वो कहते हैं 62(1)(f भी इसी तरह देखा जाएगा। वो उस पे उस तरह अमल नहीं हो सकता जब तक कानून नहीं बन जाता। यानी मौजूदा हालत में, जिस हालत में 62(1)(f है, ये तो काबिल अमल ही नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह आसिफ सईद खोसा वाले बेंच ने मियां नवाज शरीफ को पनामा में से अकामा निकाल के नाअहल किया था, और बाद में 5 रुकनी बेंच ने 62(1)(f के तहत नाअहली को ताहजात नाअहली में बदल दिया था, क्या वो वाला फैसला जो है वो भी ख़त्म हो गया है? वो ख़त्म नहीं हुआ। यानी आइंदा 62(1)(f के तहत जो नाअहलियाँ हैं वो इस तशरीह की रोशनी में होंगी कि अगर कानून नाफज होगा तो 62(1)(f के तहत, यानी नया कानून बनाएगी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को ये इख्तियार उन्होंने ये माना है कि पार्लियामेंट जो है इसकी तशरीह के लिए या रूल्स के लिए या तरीक़ाकार के लिए कोई भी कानून बना सकती है, ये उन्होंने मान ली है। लेकिन जो नवाज शरीफ वाला मामला है ना, पनामा वाला, पनामा की बात करो, ताहजात नाअहली तो ख़त्म हो गई ना, पनामा वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया इन्होंने। इस 7 रुकनी बेंच ने एक सवाल उठा दिया है कि जनाब ये माजी में कैसे आप ये सजाएं देते रहे हैं। सवाल एक खड़ा हो गया है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जो एक धब्बा था, ये धब्बा लग गया था, जनाब इस बंदे ने हकायक छुपाए हैं, अपने बेटे से तनख्वाह ले सकता था लेकिन नहीं ली, वो भी ख़त्म हो गया है। उस पर भी सवाल जब आ गया है 7 रुकनी बेंच का,
वो तो 5 रुकनी बेंच था, जो 7 रुकनी बेंच है, इसने उस कार्रवाई पे भी एक सवाल खड़ा कर दिया है और उन्होंने फिर कह दिया यार जो समी अला बलोच वाले जो 5 रुकनी बेंच है, उसने जो फैसला दिया है, वो जो इंसानी हकूक है, बुनियादी इंसानी हकूक, सिविल राइट्स हैं, उनके मुनाफी है। वो यार पता है, आप लोगों को भी पता है वो क्यों फैसला आया था। एक शख्स के लिए वो फैसला आया था और उसका नाम नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ को निकालना था हमेशा के लिए सियासत से आउट। जो प्लान किया हुआ था उन्होंने यार, जो प्रोजेक्ट इमरान खान वाला मामला था, वही सारा मामला है। और फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब जो इलेक्शन एक्ट में 203 सब सेक्शन 2 डाला गया है, जिसमें ये कहा गया कि जनाब 62(1)(f) के तहत जो सज़ा होगी वो 5 साल तसव्वुर की जाएगी। वो कह रहे हैं कि जनाब वो नाफिज़ुल अमल हो चुका हुआ है और इस केस में वो कहते हैं कि उसके जवाज़ का वो सही है, गलत है, इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो वो कहते हैं ना कि जो 62(1)(f) है, ये 62(1)(d)(e) और G की तरह तस्वर किया जाएगा, यानी ये सिमिलर फुटिंग पर हैं, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ये यानी एक ही तरह के हैं सारे, जैसे उन पे D, E और G पर अमल होता है, उसी तरह इस पे अमल होगा। अब D देख लें क्या है। D ये कहता है 62(1)(g) ये कहता है, और मैं ये कहता था कि 62(1)(f) और D और E की लैंग्वेज है, इबारत एक तरह की है। तो फिर अगर ये ताहयात नहली बरकरार रहती है तो इमरान खान भी ताहयात नहल हो जाएंगे, वो इद्दत वाले केस में। उसमें तो डिक्लेरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, वो जो वाला केस है उसमें तो डिक्लेरेशन की भी ज़रूरत नहीं है E और D में। वो तो बस ये है। अब D ये कहता है कि अच्छे किरदार का हामिल हो बंदा जो इलेक्शन लड़ रहा है, और उसके बारे में ये तासर ना हो, अमूमी तासर ये ना हो कि वो इस्लामी अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है। एक बात होगी। और दूसरा जो E है उसके बाद 62(1)(e) वो ये कहता है कि उससे इस्लामी तालीमात का खातिर खा इल्म हो, यानी उसे पता हो कि इद्दत के दौरान निकाह नहीं हो सकता, और फिर वो इस्लामी फ़राइज़ जो हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उन पर अमल करता हो और गुनाह कबीरा से बचता हो, ये है। और फिर जी है, जी ये कहता है कि क़याम पाकिस्तान के बाद उस बंदे ने मुल्क की सालमियत और नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम ना किया हो, ये जी है। तो वो कहते हैं वो सिमिलर फुटिंग, एक ही तरह इन पे अमल दरामद होगा। 62(1)(f) कोई अनोखा या वक्री टाइप का कोई आर्टिकल नहीं है कि उसके असरात जो हैं वो 62 आर्टिकल के दीगर सब आर्टिकल से मुख्तलफ हो, ये उन्होंने डिक्लेयर किया। और 62(1)(f) के बारे में वो मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि जो नुक्ता नंबर 5 है वो ये कह रहा है कि जब तक कोई कानून नहीं बन जाता, कोई कानून नाफज नहीं हो जाता, कि किस अदालत ने डिक्लेयर करना है, कोर्ट ऑफ लॉ से क्या मुराद है, तरीक़ाकार क्या होगा, और जो आइन का आर्टिकल 10A है साफ शफाफ ट्रायल वाला कि हर शख्स का हक है, उस पर अमल कैसे होगा, किस अदालत की जुडिक्शन है, जब तक ये कानून नाफज नहीं हो जाता, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती, जैसे माजी में होती रही है। 62(1)(f) के तहत जो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को जो नहल किया गया था, और फिर वो जो समीउल्लाह बलोच केस है, उसके नतीजे में दायमी ताहयात नहल हो गए थे। तो वो जो इनको नहल करार देने वाले फैसले थे, उन पे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से। और वो जो हीरे हैं जिन्होंने ये काम किया था, वारदात डाली थी, और मैंने नाम भी बताए हैं समीउल्लाह बलोच वाले केस का फैसला देने वाले जजों के, वो एक एजाज़ुल हसन साहब रह गए हैं, बाकी तो रिटायर हो गए हैं। साकब साहब भी, अजमत सईद साहब भी, और बंदयाल साहब भी, और सजाद अली शाह साहब भी। और वो जो बेंच था जिसने नवाज शरीफ को नहल किया था 62(1)(f) के पनामा वाला केस, उसके भी एजाज़ुल हसन साहब जो हैं वो अब अभी तक काम कर रहे हैं। बाकी सारे जज उसके भी रिटायर हो चुके हुए हैं। पता नहीं कोई शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे इस फैसले के बाद या नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बहरहाल ये इत्तला है कि साकब निसार साहब और आसफ सईद खोसा साहब जो हैं वो किसी हद तक किसी जगह पे पैगाम रसानी कर चुके हैं मियाँ नवाज शरीफ के साथ, उनको पैगाम भिजवा चुके हैं जिसमें वो तासुफ़ का
ظاہر کر رہے ہیں. میں معافی تو نہیں کہوں گا لیکن افسوس کا اظہار ضرور کر رہے ہیں کہ یہ ہم سے ایک زیادتی ہو گئی تھی. اب دیکھیں آگے جا کے سیاست کیا رنگ اختیار کرتی ہے. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جناب یہ فیصلہ جو ہے اس کو ہم چیلنج کریں گے. کیسے چیلنج کریں گے بھائی؟ آپ تو فری کی نہیں تھے اس میں, آپ اپیل کیسے کر سکتے ہیں؟ برحال دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.